इकरा का रास्ता कौन रोकेगा पाकिस्तान में? मैं रोकूंगा, अचकज़ई रोकेगा, नवाज शरीफ रोकेगा, उसको भी तो जाहिर है कि हमारी एजेंसी ने रोकना है ना। तो एजेंसियाँ क्यों बार बार रुक जाती हैं और हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं जिस वक्त हमारे ज़बान पर रा का लफ्ज़ आता है। पूरी तरह हमें नहीं पता कि क्या पीछे इसके था, कौन थे, क्या वजूहत थी। तो जब तक मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा। अब वक्त आ गया है कि बुनियादी फैसले जो हैं वो अगर रियासत करेगी तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। एजेंसियों को सरबराह हटाया जाता भी मसला उनका वो देखें, वो शायद वो होंगे, लेकिन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से, चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुनियादी फैसले रियासत को करने पड़ेंगे। शायद ये जो रज़ा रब्बानी साहब ने बात की इस हद तक दुरुस्त है कि अगर जब तक रियासत बैठ कर ये फैसला नहीं करेगी कि हमने यहाँ से जाना कहाँ है, कैसे आगे चलना है, मेरा ख्याल है इस मुल्क में ये जो दहशत गर्दी है और जो उसकी वजह से नुकसान होते हैं, इस तरह का वाक़या होता है और हम सारे बैठ के गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। हमारे साथ अनवारुल्लाह काकर साहब तर्जुमान हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, अली अहमद कुर्द साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे साथ क्वेटा से मौजूद हैं, कमर ज़मान कायरा साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने प्रोग्राम में। लेकिन अगर इजाज़त है मैं कुर्द साहब से आगाज़ करूँगा। कुर्द साहब, ये क्या बुनियादी फैसले हैं जो अब रियासत को करना ज़रूरी है? काशिफ साहब, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी मुझे ऐसे प्रोग्राम में, टॉक शो में बैठना पड़ेगा और उस प्रोग्राम में मुझे उस सारी सूरत हाल को बयान करना पड़ेगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो मैंने महसूस किया। कभी मैं नहीं सोच सकता था। मेरे सामने हर तरफ लाश और लाशें पड़ी हुई थी, उसमें हर आदमी मेरा दोस्त था, हर आदमी मेरा कुलीग था, हर आदमी वो था जिसके साथ मेरा उठना बैठना खाना पीना था। हम एक घर की तरह रहते हैं काशिफ भाई। कोयटे में अगर हम सारे वकील हैं तो हम एक घर की तरह रहते हैं। हमारा सारा वक्त घर की तरह, एक घर में जैसे हम रहते हैं, सारा वक्त हमारा कोर्ट कचहरी में होता है। तो कोयटे में हम अपने एक छोटे घर के हवाले से रहते हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से समझे तो हम सारे वकील, हमारा एक अपना घर है, हमारा एक अपना सोचने का अंदाज है। हम तो लोगों को इंसाफ देते हैं। हमारे पास तो जो भी आ जाए, जो भी कोई शख्स आ जाए कि उसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है और वो बेगुनाह, हम उसको इंसाफ देते हैं। हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे और हम ये समझते हैं कि हमको कभी ये कोई आदमी टारगेट करने का, मारने कोई सोच भी नहीं सकता। मगर जो मैंने कल देखा, हर तरफ लाशें थी। ये इसको अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं। कत्लेआम था, बिल्कुल कत्लेआम था। मुझ जैसा आदमी जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग नर्व्स का आदमी समझता है, मैं मेरे होश हवास में बिल्कुल, मुझे पता नहीं था कि मेरे सामने क्या हुआ, क्या करना चाहिए मुझे। मैं ये समझता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ, आज तो होना तो यही चाहिए था। जो हमारे नुमाइंदे हैं हुकूमत में हैं, जो हमारे अपोजिशन में जो हमारे नुमाइंदे हैं, आज तो इस प्रोग्राम में उनको बैठ के बात करनी चाहिए थी। मैं क्या बात कर सकता हूँ? मेरे तो दोस्त गए, मेरे तो कुलीग गए। कोई वकील छोटा बड़ा नहीं होता, सारे वकील वकील होते हैं। मेरे दोस्त गए, मेरे भाई गए, मेरे सामने लाशें गई हैं, ऐसे लाशें गए और हम आज बैठे, हमारे जो नुमाइंदे वो नहीं है। मुझे खुद ही अपने देखे हुए लाशें और अपने उठाए हुए भाइयों की लाशों की तर्जुमानी करनी पड़ी है। आज वो आदमी जो मनो मिट्टी कब्रों के नीचे थे, कल तक परसों तक जो है जिंदा सलामत थे, बहुत बड़े लोग थे। ये हमारे साथ बिल्कुल ऐसे हुआ है कि जैसे अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को किसी तरीके से नीचे से अगर आप डायनामाइट कर दें तो वो जब कोलैप्स होके गिरता है ना, हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ है। हमारे लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मैं बात वो नहीं करता हूँ, सब सारे के सारे वकील, खुदा की कसम, मैं कल जिस वकील का नाम लेता था मेरे साथी कहते थे कि साहब वो भी किया, वो भी किया, वो कुछ नहीं रहा हमारे लिए। क्यों? हमने तो इस मुल्क में कुर्बानियां दी हैं।
अयूब खान को किसने चैलेंज किया? ये सारी सियासी जमातें उस वक्त भी थी, आज भी मैं दावे से तो कोई सियासी जमात ने कभी अयूब खान को चैलेंज नहीं किया। ज़िया-उल हक जैसे बदतरीन डिक्टेटर को किसी सियासी जमात ने चैलेंज नहीं किया, हम वकीलों ने किया, परवेज मुशर्रफ को किया, हमने किया। ये सारी सियासी जमातें, ये सारे हुकूमत वाले लोग, आप कहते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत कर क्या सकती है? सिर्फ हमको लाशें उठाने के लिए हम शहरी सिर्फ लाशें उठाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे हमारे आदमी बात कर रहे थे कि जी आपको क्या प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने कहा हमको क्या प्रोटेक्शन चाहिए? हम तो लोगों को बड़े बड़े जालिमों से, जागीरदारों से, चौधरियों से, उनके जुल्म सितम से हम प्रोटेक्शन देते हैं। हमको क्या प्रोटेक्शन आप देंगे? एक एक अब तो जजेस के साथ कमांडोज आते हैं, जजेस के साथ कमांडोज आते हैं। वो जजेस जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, आज वो कमांडोज हैं। और कानून, हमारे मुल्क में एक कानून है, अच्छा बुरा बुरा है। वो कानून हर शहरी को, अली अहमद कुर्द को नहीं, हर किसी बड़े छोटे वकील को नहीं, हर शख्स को पूरी आज़ादी के साथ मूवमेंट करने से, फिरने से, अपनी सोच के इज़हार का हक देता है। मगर ये हक सिर्फ और सिर्फ रियासत जो है वजीरों को देती है, जजों को देती है और बड़े बड़े लोगों को देती है। लोग मरते हैं, हर जगह मरे हैं। कोयटे में तो, कोयटा तो अब बिल्कुल आप यूं समझे धमाकों की सरजमीन बन गई है। कल हमारे पास, आज ये कोयटा में जो कुछ हुआ है, काशिफ साहब, कोयटा में हर बहुत बड़ा सूबा है। दालबंदी और नौशकी की लाशें कल हमने भिजवाई हैं, तुरबत और बेला की भिजवाई हैं, चमन, पशीन, सरानान की भिजवाई हैं, और हमने यूब की भिजवाई हैं। हमने बाज मोहम्मद काकड़ की लाश भिजवाई है, हमने कादशाह की, दाऊद कासी की, अदनान बैरिस्टर की, कि मैं किस किस का नाम लूं? हमने उनकी लाशें भिजवाई हैं। और आज मैं बैठा हूं इधर, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। और ये देखें, हमको तो किसी चीज की तमीज नहीं है, हमको तो किसी काम को बेहतर तरीके से करने का अंदाजा ही नहीं है। कल हम सारे हमारे 100 मेरे ख्याल 100 से ज्यादा मरीज कल हम CMH में ले गए। सारे हम वकील वहां बैठे थे, मैं भी बैठा था। हादी शकील जैसा जो कोयटे का और पाकिस्तान का नामवर नुमाइंदा वकील है, 2 दफा हाई कोर्ट का सदर रहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा है, अली अहमद कुर्र रहा है। हम, आप अंदाजा लगाएं, कल वजीर आजम आए मियाँ साहब, कल आर्मी चीफ आया है, और सिर्फ जो जख्मी हैं 2 मिनट उनके साथ फोटो सेशन करके गए। हमारे साथ तो किसी ने ताज़ियत ही नहीं की। मियाँ साहब आर्मी चीफ को क्या ये हक नहीं पहुंचता था कि वो आते, मुझे बुलाते, हमारे जो 40-50 वकील थे उनके साथ आकर कम से कम ताज़ियत तो करते। हमने लाशें उठाई हैं। हमने, आज इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है हमारी कुर्बानियों से हो रहा है, मगर हमारे साथ कोई ताज़ियत भी नहीं करता है। और आप मजदूरों, आप जख्मियों के साथ बैठकर आप फोटो सेशन करके गए। मुझे लोगों ने कहा कि ये जो है आर्मी चीफ और मियाँ साहब है। मैंने कहा भाई CMH तो यही है कि हम सारे बैठे, हमने तो नहीं देखा। कहते हैं साहब वो दूसरे गेट से है, दूसरे। आप क्या बात करते हैं काशिफ भाई? कल से मुझे हर आदमी कह रहा है कि आप आए बात करें, मैं क्या बात करूं? मुझ जैसा आदमी, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नर्व्स का आदमी कोई है नहीं। आज मैं रो रहा हूं, मैं क्या करूं आप बताएं? मुझ जैसा आदमी रोने पर आया। मैं ये कहता हूं कि हमारे दिल दुखी हैं, हमको जख्म पहुंच जाए। एक आदमी किसी में क्या भी लाशों की बेहुरमती करके मैं उनकी तस्वीर कशी तो नहीं कर सकता। हमको तो डबल टाइप मर्डर के मारा गया है। हमारे प्रेसिडेंट को मारा, साफ जाहिर था, बहुत प्री प्लान था, मंसूबे के तहत था। मंसूबे के प्रेसिडेंट को मारेंगे, इनकी रिवायत है। ये सारे के सारे अस्पताल और हमारे जो कोर्ट कचहरी है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो ये एकदम वहाँ पहुँचते और जमघटे में पहुँचते। प्रेसिडेंट को मारा, हमारे बार का प्रेसिडेंट, उसको मारा। उसके बाद सारे वकील जमा हुए, और उसके बाद जो वकील जमा हुए तो बस उसमें जो हुआ, आप कहते हैं रियासत, ये रियासत क्या कर सकती है? ये रियासत तो सिर्फ फोटो सेशन कर सकती है। ये रियासत तो सिर्फ अपने और अपने खानदान वालों के इतने से छोटे से आगे इनकी नजर है, क्या कर सकते हैं?
काशिफ भाई आपने मुझे इधर बुला कर को अच्छा काम तो नहीं किया आप मैं किसका नाम लूं क्या कोट साहब, मसला ये कि आपकी बात ठीक है, ये एक गम मेरा ख्याल है बहुत से लोगों का है। कायरा साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि सियासी जमातों की नुमाइंदगी तो आप करें, ये जो अली अहमद कुर्द साहब का गम है या जो रियासत किधर है साहब? कशिफ, यकीनन कुर्द साहब हमारे बुजुर्ग हैं और जितने गमगीन हैं, जितने दुख में हैं, उन्होंने जो अपना दुख बयान किया है मैं देख तो नहीं पा रहा लेकिन सुन पा रहा हूँ, और उनके आवाज़ में इतनी कमज़ोरी, इतना लर्जिश मैंने कभी नहीं सुनी। यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन जो फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे। काशिफ, बात यह है कि रियासत क्या कर सकती है। एक तवील अरसे से हम इस अजाब का शिकार हैं और हम बार बार बहुत मुद्दत से ये बात कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर ये काम शुरू हुआ, इंतहा पसंदी, ये उसके आगे उसके सोते हैं ना जो मुख्तलिफ रंग में फूटते हैं। ये जब शुरू हुई थी तो इसकी काज क्या थी? हम उसके सुपरफिशियल उसके पौधे के ऊपर जो है ना टहनियाँ, हम उनको पकड़ रहे हैं, हम जड़ की तरफ नहीं जा रहे। हमारा मसला ये है, इंतहा पसंदी कहाँ से शुरू हुई थी, हमने मजहबियत को कब आज़ाद छोड़ा था, और हमने ये जो कुछ एक खास फिका को किस तरह इस्तेमाल किया था, मजहब के नाम पे क्या खिलवाड़ किया लेकिन था, उसको रोकने का कोई नजर आ रहा है? कायरा साहब, सवाल ये कि हमने कर दिया, मैं बताता हूं, खराबी हो गई, उसको ठीक करना है, क्या आपको वो नजर आ रहा है ठीक करना? काशिफ, ये लड़ाई बुनियादी तौर पर रियासत के साइज से भी बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। ये अगर हम समझें कि पुलिस और फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां लड़ लेंगी, वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ये एक सानहा हो गया, ऐसे कई सानहे हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, पुलिस ने, फौज ने, वो कई 100 रोके होंगे, लेकिन ये एक जो हुआ ये इतना, और इसके अलावा और कई जगहों पे होते हैं। ये जो वाक़े हो जाते हैं ये फेलियर ज़रूर है, लेकिन जो सक्सेसेस होती है वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन क्या हमारा ख्याल है कि ऑपरेशनल फोर्सेस से या ऑपरेशंस के साथ हम इन मामले को ख़त्म कर लेंगे? ये सेंचुरीज, ये हैचरीज, ये नज़रिया, ये सोच पनपती रहेगी जब तक हम इस सोच के खिलाफ लड़ने नहीं निकलेंगे। और इस हाकिम वक्त कब में लड़ेंगे? आज वो सोच के खिलाफ लड़ने की सोच नहीं है। कब लड़ेंगे? हम का वाकया होता है, हमारे स्कूल पे हमला होता है, हम कहते हैं लड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ये कल वाला वाकया हम कहते हैं लड़ेंगे। मुझे हुक्मरान वक्त में ये सोच नजर नहीं आती। हुक्मरान वक्त में ये सोच नहीं है क्या जनरल साहब? मैं यही कह रहा हूं कि हुक्मरान वक्त में ये सोच इस तरह नहीं है कि इनके अपनी सफ़ों में वो लोग मौजूद हैं, इनके अपनी सफ़ों में इंतहा पसंद मौजूद हैं, इंतहा पसंद जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी खुली खुली प्रोटेक्शन होती है, वोट बैंक है इनका वो, और इसके ऊपर बैंक करती है पूरी मुस्लिम लीग। ये किस तरह उनके खिलाफ हाथ डालेंगे? आज भी हमारा नैरेटिव यही है कि जो इंतहा पसंद है, जो दहशतगर्द है, उनको पकड़े। जो दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, जो उनके हमदर्द हैं, जिनके दिलों में उनके लिए दर्द उठते हैं, क्या उनके खिलाफ हाथ डालने की किसी की हिम्मत हुई है? कभी किसी ने सोचा है? जो आपने इदारा बनाया फिर तो लाशें जनरल साहब फिर तो लाशें उठाते रहेंगे ना। सारी गुफ्तगू जो मुझसे पहले हुई उसको सुनने के बाद, बावजूद इसके कि एक बहुत ही भयानक वाक़या, बड़ा तकलीफ देह, और हम सब उसके दुख को समझ रहे हैं, सह रहे हैं, और ऐसा ही वाक़या 2-3 महीने पहले लाहौर में हुआ, गुलशन इकबाल में। उसमें मासूम बच्चे, औरतें, लड़कियां जिनका कोई कसूर नहीं था, वो तो बेचारे खुशी मनाने के लिए वहाँ पार्क में गए थे, लेकिन उसका सोसाइटी पे वो इम्पैक्ट नहीं हुआ जो वकला का या स्कूल का हुआ था, जो स्कूल या वकला, क्योंकि ये कम्युनिटी है ना इसको, जिसकी तरफ सब देखते भी हैं। वकला का खास तौर पे इसलिए कि ये अंदाज़ा है बाहर के दुश्मनों को कि इसने सोसाइटी में एक बहुत अहम रोल अदा भी किया और एक अहम हैसियत हासिल कर चुके हैं वो। आज मुझे एहसास हो रहा है कि दुश्मन वाकई कामयाब है, क्योंकि वो जो सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है। हमने कुलभूषण पकड़ा, उसकी इंटेरोगेशन हुई, उसने बताया कि 3 मकासद थे जिसके लिए ये नेटवर्क हमने बनाया था। उसमें पहला मकसद था पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना, और उसने कहा कि उसमें बलूचिस्तान का और कराची का इंतखाब इसलिए किया गया कि वहाँ पाकिस्तान के आस्तीनों के सांप मौजूद हैं जिनको हम अपने साथ में ला सकते थे, चुनाचे वहाँ काम करना निस्बतन आसान था।
दूसरा जो उसने कहा जी हमारा मकसद था वो था कि आप अपनी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं उनको डिस्क्रेडिट करा के इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्म फोर्सेस, तो अवाम और उनके दरमियान मसला मेरा ख्याल है हुकूमत का एक सेकंड, हम रियासत की बात कर रहे हैं, रियासत की बात कर रहा हूं, उसमें फौज की अपनी जिम्मेदारी है, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, अदालतों की अपनी जिम्मेदारी है। दुश्मन के कुछ अज़ाइम है ना, आप उनको सुने, उसमें रियासत की जिम्मेदारी बाद में आती है। फिर तीसरा उन्होंने कहा जी हम चाहते थे कि अवाम में खौफ व हरास फैला दिया जाए ताकि ये रियासत कोलैप्स करती है इस तरह। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? आपके अपने अदारों में होती है। अगर अदारे कोलैप्स करें या अदारे और अवाम के दरमियान बदएतमादी पैदा हो तो फिर आप दुश्मन उस काम में कामयाब हो गया। अब ये जो सूरत हाल नजर आ रही है, जिस तरह हम या रियासत पे इल्जाम लगा रहे हैं या किसी पे या रोना रो रहे हैं, तो रियासत पे इल्जाम लगना ही नहीं चाहिए ना जनरल साहब। नहीं लगे, लाशें उठाते रहे, रियासत पे इल्जाम क्यों लगे? जिसने फैसला करना उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगे? बात सुने जो कायरा साहब ने बात की वो भी देखें। रियासत या आपके अदारे सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने जो केसेस बचाए हैं वो आपको याद नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि उसमें हुआ कुछ नहीं। जनरल साहब प्रॉब्लम यह है क्या हमारे मुल्क में इंप्यूनिटी के साथ कलअदम तंजीमें काम करती हैं या नहीं करती? तो क्या करें वो आप मुझे आज भी जो बम फाड़ने वाला है सर, जो भी आज बम फाड़ने में, माफी चाहता हूं सर, बम फाड़ने वाला पाकिस्तानी है, बम बनाने वाला पाकिस्तानी है। आपने उस सोच को टारगेट करने की कोशिश की, आप कैसे और जो बाहर वाला आके मार के चला गया, भाई मेरे मुल्क में जो लोग खराब है उसको कौन पकड़ेगा? आशिफ आप आ गए नेशनल एक्शन प्लान पे जहां सोच का किस्सा था। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपने कलअदम तंजीमों की बात की, लश्कर तैयबा पे लग गया बैन, जो हमें जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो पाबंदियां उसमें लगनी थी वो लग गई। अब आप उस तंजीम को जो जमातुद दावा के हिसाब से बन गई, आप उसको अक्सर रेफर करते हैं लोग और ये कहते हैं कि जी वो तो दंतनारम हाफिज सईद, आप 3 दफ़ा हाफिज सईद को अंदर बंद कर बैठे हैं, अदालत ने छोड़ दिया, क्योंकि जब यहाँ पे कोई आपके पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है आप उसको क्या करेंगे, कितनी देर उसको अंदर रखेंगे? ये चीज तो हमें सईद अकेले नहीं है, सबकी बात कर रहा हूं, है ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इस वक्त एक सोच है इस मुल्क में, वो नेशनल एक्शन प्लान में आया था। सर ये सोच नहीं है क्या इस मुल्क में नर्सरियां नहीं है? कैसे कह सकते हैं कि जी रियासत पे इल्जाम? अगर आप उसके पीछे जा रहे हो, लाशें उठाएंगे, आंसू होंगे, लेकिन लोग कहेंगे लाशें भी उठा रहे हैं लेकिन हम काम भी ठीक कर रहे हैं। आप आज एक कंसेंसस पोल कराएं और उनसे पूछें कि क्या रियासत वो कर रही है जो उसको करना चाहिए। व्हाई इज इट एवरीबॉडी सेइंग इट्स नॉट बीइंग डन? वो बिल्कुल ठीक है कि आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाई, आज उसका अगर जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि 60-70% पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने अमल ही नहीं किया। तो फिर सर देयर इज समथिंग मिसिंग। वो अपने जगह पे ठीक है, ये भी आप ज़हन में रखें कि नेक्टा आपने बनाना था वो भी आपने फाल नहीं किया। ये सारी चीज़ें आप अपनी जगह पे देखें कि ये दुरुस्त हैं, लेकिन आज खित्ते के अंदर जो सूरत हाल बदल रही है वो इस चीज़ से बहुत बढ़ के और बहुत बड़ी है साइज में। आप एक वक्त में अमेरिका यहाँ पे स्टेबिलिटी करने चाह रहा था, अब वो नहीं करनी चाह रहा। अब आप जब CPEC बनाने के लिए बाहर निकले हैं तो अब वो एक तरफ चाइना को कंटेन कर रहा है, दूसरी तरफ आप रास्ता दे रहे हैं उसको समंदर में खुला अपने ज़मीनी रास्ते से। आपने तो उसकी सारी प्लान बर्बाद कर दी जिसके लिए वो इंडिया को पाल रहा है, खिला रहा है। उन्होंने तो करना है जो वो करना चाहते हैं। तो मैं ये सवाल है कि क्या हमें जो करना चाहिए, लेट मी ब्रिंग अनवर साहब, मैं उसमें सिर्फ एक बात कह दूं, आप ये देखिए कि आज अमेरिका की पैट्रोनाइज अगर उसको हासिल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट हमारी बैठ के बहस करे इस बात पे कि क्या हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौयत आजकल के हालात के मुताबिक तय की है। जनाब वो कर रहे हैं जो करना चाहिए। आज भी बलूचिस्तान में ए एरिया बी क्या पुलिस इफेक्टिव है उस इलाके में? देखिए जी काश साहब शुक्रिया। एक तो मैं अली अहमद साहब का जो है इमोशनल आउटबर्स्ट है उसको मुकम्मल तौर पे समझते हुए और कैलस अंदाज नहीं अपनाना चाहता हूँ। उसमें मेरे भी तमाम के तमाम दोस्त, शायद कई रिश्तेदार भी हैं, अजीज़ भी हैं। ये गम हमारा कलेक्टिव है। इस गम को एम्पैथी के साथ मैं एक बात करूँगा कि हमने बतौर सूबाई हुकूमत, बतौर रियासत बिल्कुल वो किया है जो करना चाहिए। प्लीज़ इस पे गुस्सा ना हो। रिस्पॉन्स मुझसे पूछे कि क्या कर रहे थे हम, बताएं। जब हमारे हज़ारा बरादरी के सैकड़ों अफराद को शहीद करने के ज़िम्मेदार सैफुल्लाह कुर्द को फ्रंटियर कोर और पुलिस ने ऑपरेशन में अपने अंजाम तक पहुंचाया, किसी ने कहा यहाँ पर कि रियासत ने वो काम किया जो उसको करना चाहिए था। आपका काम किसी ने सर यही काम करने के लिए तो ये काम जब मैं रोज फोन करके थोड़ी कहता है सब अच्छा प्रोग्राम है, प्रोग्राम करने मेरी अर्ज अगर आप सुन लेंगे, अगर मुझे मौका दे देंगे। आपने कहा कि रियासत वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कर रही है, और जो कर रही है उसका मैं एविडेंस आपके सामने ला के दे रहा हूँ। आप कहें कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं मारा, वो तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर गया और आप क्लेम कर रहे हैं। हार्ट अटैक से तो नहीं मरा।
ऑपरेशन में मरा, डे लाइट में मरा, गोलियों से मारा गया। जैश उल इस्लाम का महमूद रिंद जो फिर शिकारपुर जैसे सानिये में इन्वॉल्व था, उसको किसने मारा? इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा, इसी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स ने मारा, इसी सूबाई हुकूमत ने उसको सवाल आपने मेरा ख्याल है, लेट मी इट्स माय क्वेश्चन, उसका मुझे ब्रेक के बाद एक जवाब मुझे कायरा साहब और कुर साहब आप भी देंगे और आपसे भी शुरू करूंगा। इनको बनाया किसने? सर मारा तो हमने, ये बने क्यों हैं? वो कौन सा लिटरेचर है, वो कौन सी सोच है जो इनको बना रही है? क्या हम उसको टारगेट कर रहे हैं? रूट कॉज, वो कायरा साहब ने भी एक जुमला इस्तेमाल किया था कि आप उसकी ऑफशूट्स को केटर कर रहे हैं। तो वो देखो वो दहशतगर्द बन गया, हमने उसको ठोक दिया, वो दहशतगर्द बन, क्या वो नर्सरियां जो ये दहशतगर्द बना रही हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन। इसमें रियासत में मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा फौज और सिविल गवर्नमेंट, ये सब मिला के इनकी जिम्मेदारी है मुझे सिक्योरिटी देना, इन वकीलों को सिक्योरिटी देना, इन बच्चों स्कूल के बच्चों को सिक्योरिटी देना। मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर साहब, आई स्टार्ट विद यू अगेन। आप बात कर रहे थे, मेरा ख्याल था कि रूट कॉज को खत्म करने की जरूरत है, ये ऑफशूट्स है सारी। देखिए जी, रूट कॉज ख़त्म करने के लिए हमारे मुल्क में एक पोलराइज्ड ओपिनियन है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के तहत, मखसूस फ़िक़ों के तहत, मखसूस स्कूल ऑफ थॉट जो रिलीजियस इंस्पायर्ड हैं, उसके तहत ये सारी एक्सट्रीमिज़म बनी है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, यहाँ पे जो इंटरनेशनल इम्पीरियलिस्ट पावर्स की इंटरवेंशन है और जो मिलिट्री इंटरवेंशन है पर्टिकुलरली, उन्होंने ओपिनियंस को रेडिकलाइज कर दिया है और लोगों ने उसको बेस बना के एक रेडिकल अप्रोच बना ली है और एक डिस्टॉर्टेड बिहेवियर के साथ सोसाइटी में कैओस और मेहम क्रिएट कर रहे हैं। साथ में एक तीसरा व्यू ये भी आ रहा है कि इसके मिक्सचर को रीजन में जो रीजनल पावर्स हैं, ख़ुसूसन हिंदुस्तान, वो अपने इंटरेस्ट में यूज़ करने के लिए इस तमाम फॉल्ट लाइन्स के साथ खेल रही है और इस आग में मज़ीद भड़कावा दे रही है। सच्चाई कहाँ पर है? सच्चाई यकीनन यहीं पर बीच में, इसी के बीच में कहीं होगी। वो हमें बहैसियत कौम, बहैसियत स्टेट, बहैसियत रियासत, बहैसियत माशरा, मेरे ख्याल में अपने इंटरनल प्रेजुडिसेस को कंट्रोल करते हुए ऑब्जेक्टिविटी जो इंतहाई मुश्किल काम है ऐसी सिचुएशन में, उसके बावजूद करना पड़ेगा और सच्चाई यार्डस्टिक है, उसके तहत एनालाइज करना होगा, एनालाइज करके कंक्लूड करना होगा और एक्शन होगा। कोर्ट साहब, किधर नजर आती है आपको सर में? एक तो अभी एक मैसेज भी आया कि आर्मी चीफ शायद हाई कोर्ट गए, जजेस के चेंबर में उन्होंने वकला से भी मुलाकात की और जजेस से भी मुलाकात की, कोई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस भी किए, तो उन्होंने कहा जनाब जो कोर्ट साहब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी मुलाकात की, शायद उन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन आप से नहीं मिले, तो इस वजह से कोर्ट साहब सच्चाई किस तरफ है? हम किधर गलत हैं? काशिफ भाई, जी हाई कोर्ट के जजेस के आदमी नहीं मरे थे, वकीलों के आदमी मरे थे। बेंच कुछ और होता है, बार कुछ और होती है। मैं वकील हूँ, मेरा जजेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ को आना था, बिल्कुल वो आते हमसे बात करते, बात नहीं, हम उनके आने से कोई हमारे मरीज ठीक नहीं हो जाते, हमारे आदमी वापस नहीं आ जाते, मगर एक काम को खूबसूरत करने का एक तरीका होता है। मैं कहता हूँ उससे मुझे ताल्लुक नहीं, मैं कहता हूँ हम सारे 50-100 या उससे ज़्यादा वकील CMH में मौजूद थे। आर्मी चीफ को आना था, बिल्कुल आते, बड़ी उसमें एक खूबसूरती होती, उसमें एक ग्रेस पैदा होता कि आर्मी चीफ गए, जख्मियों से भी मिले और मियाँ नवाज शरीफ आए, जख्मियों से भी मिले और उधर आकर जो है वकीलों से। मैं कहता हूँ किसी को तो पता ही नहीं चला, हमें कोई ताल्लुक। मैंने जजेस के चेंबर्स में मुलाकात हुई है वकला से, उनका ये मौक़िफ़ है? नहीं, कोई उसमें कोई वो वकला नहीं बैठा था और जजेस अपने करीब उसके, नहीं, बात वो नहीं है। मैं कहता हूँ हर चीज़ को खूबसूरत काम करने का एक उससे ग्रेस पैदा होती है, उसमें खूबसूरती। अभी आपके साथ बैठे हैं, मुझे तो TV स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, कौन वो कहते हैं शुरू से जो है राह को और हिंदुस्तान को पता था कि बलूचिस्तान में काले आस्तीन में सांप रहते, जिनमें ऐसे लोगों की अगर ये सोच होगी तो इस मुल्क में तो कुछ नहीं होगा। मैंने नहीं कहा भाई, वो बयान दिया उसने, सबसे वो कलबुश के बयान को, सब मेरी बात सुने आप, कलबुश के बयान नहीं मेरी बात, बलूचिस्तान में जितनी हुबल वतनी मैंने देखी है, मैं मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं देखा। हमने सारी जिंदगी बैसियत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के काम किया, हम जिंदा लोग हैं, मैं एक बहुत जिंदा आदमी हूँ।
आज यूरोप और अमेरिका में लोगों की तरबियत किए, एक जिनकी जो दूसरे का दुख दर्द समझता है वो जिंदा आदमी होता है। आपके साथ बैठे हुए इन्होंने क्या लोगों का दुख दर्द, मैं अगर रोता हूं तो इसका मतलब मेरे दिल में एक हिस्सा जर है, मैं दूसरे का दुख दर्द महसूस करता हूं। आज भी मेरी इतनी आवाज में ताकत है कि इस मुल्क में मैं एक ऐसा जोश और खरोश पैदा कर सकता हूं जो आपके बैठे हुए लोग सोच नहीं सकते। क्यों? मेरे अंदर एक है, उसमें जज्बात है, उसमें एहसासात है। मैं अगर लाश पे देखकर मेरा दिल अफसरदा होता है तो मुझे पता है कि एक गिरे हुए जख्मी आदमी को कैसे जिंदगी के लिए उबारा जा सकता है। आप इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। आप कहते हैं कि एजेंसियां आई हैं, आपका वजीर आजम नहीं है इसमें, इस मुल्क में आपका जब वजीर खारजा नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? इस मुल्क में अदालतों में आप फिर खाम खा, मुझे अदालतों की तरफ नहीं जाता हूं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी अदालत के बाहर 2:30 बजे 2 बजे खड़े हो जाएं, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, किसी भी छोटे अदालत, आप उसमें से निकलते हुए आदमियों के रूहों पर, चेहरों पे आपको जख्म नजर आएगा। कहीं पर इंसाफ नहीं है। जब अदालतें इंसाफ नहीं देती, जब सियासी जमायतें और सियासी हुकूमतें लोगों को रिलीफ नहीं देती, इस मुल्क में सरदार, चौधरी, खान, जागीरदार, हर आदमी ने जो है आम आदमी को कुचला हुआ है। गरीब आदमी के पास रोटी नहीं है, उसके पैर में जूते नहीं है, उसके बच्चों के लिए फीस नहीं है, उसके बच्चों के स्कूल नहीं है, माँ बाप अगर बीमार हो जाए तो कब्रिस्तान के अलावा कोई जगह नहीं है। क्या क्या हुकूमत ने? लेकिन ये तो हुकूमत के गवर्नेंस फेलियर्स है ना, ये आपकी बात दुरुस्त है, हुकूमत के बहुत से गवर्नेंस फेलियर। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं क्लैरिफिकेशन सिर्फ दे दूं मैं यहाँ पे। देखें, कुर्द साहब को मेरा ख्याल है गलतफहमी हुई है। ये कुलभूषण ने स्टेटमेंट दी थी जिसमें उसने कहा, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं इस हद तक ये बात मानता हूं इस वजह से कि उसके बाद उसके 400 एजेंट पकड़े हैं। जो नेटवर्क था वो 400 आदमियों पे मबनी था, और वो 400 आदमी जो इंडिया के लिए काम कर रहे थे, कुलभूषण के लिए काम कर रहे थे, उनको आस्तीनों को सांप ना कहें, उनको ये कह दें कि हमारे गोद के बच्चे थे। ठीक, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक, सो वो लोग पकड़े गए हैं 400 आदमी पकड़ा गया। साहब, ये सच्चाई, सच बोलने की बात आपने कहा कि शुरू से उनको पता था कि बलूचिस्तान में आस्तीनों के साथ वो कुलभूषण कहता है भाई मेरे, वो कुलभूषण ने कहा है, उन्होंने कहा कि 2 एरिया के एजेंट ने जो स्टेटमेंट दी है इंटेरोगेशन में, मैं वो बात कर रहा हूं। वो कराची और बलूचिस्तान का उसने जिक्र किया था कि कराची और बलूचिस्तान ऐसे 2 एरिया हैं जहां हमने काम करना है। बलूचिस्तान को और 400 पकड़े हैं। बलूचिस्तान में या कराची में अगर रॉ के एजेंट आए हैं तो इनको इजाजत किसने दी है? ये एजेंसी हमारे लिए मैंने दिया भाई, मुझसे परमिट लेके आए हैं। घर में अगर मेरे घर में चोर आता है तो ये बाहर मैंने एसएचओ किस लिए रखा है, ये थाना किस लिए रखा है? उनका फर्ज है। मैं यही तो कहता हूं कि इस मुल्क में सही तरीके से किसी चीज को चलाया नहीं गया। एसएचओ भी मौजूद है मगर घरों में चोरियां होती हैं। हमारी ताकतवर एजेंसियां भी हैं मगर हमारे इलाकों में जो है राके और दूसरे एजेंट आते हैं। बात यह कि कसूर किसका है? कसूर उसका है जिसको हमने बॉर्डर जिन्होंने पकड़े हैं। कसूर उसका है जिसको मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। कारा साहब, कसूर किसका है? हम ये बात करते हैं और निकल जाते हैं, किसका कसूर है? क्योंकि आज मैं चकजई साहब का बयान था, उन्होंने कहा जी समाज दुश्मन एजेंसियों के पेरोल पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑडिट फर्ज करो जवाब मांगे जाए। किससे जवाब मांगेंगे आप अगर मांगना पड़े? काशिफ, एक बात तो यह है कि बिलाशुबा हमारे बलूचिस्तान के भाइयों के दिल दुखे हुए हैं और जायज़ बात वो कर रहे हैं। हमें गुफ्तगू करते हुए जनरल साहब ने, बिल्कुल मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कुलभूषण का ही जिक्र किया, लेकिन कुलभूषण को जब रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो बंदे को महसूस यही होगा कि जैसे मुझे इल्ज़ाम दिया जा रहा है। सो ये बात हमें थोड़ा सा अदायगी में शायद फ़र्क है, इंटेंशन की बात नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि काशिफ, हमारे यहाँ जो एक मज़हब है जो अमन है, लेकिन मजहबियत फसाद के तौर पे फैलाई जा रही है, फिरका वारियत फसाद के तौर पे बढ़ाई जा रही है। हमारे बहुत बड़े बड़े लोग, सियासी जमातें अपने अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ बैनर लगा के हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कभी किसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब तो हमें सबक सीख लेना चाहिए ना। आज तो हमें समझ आ जाना चाहिए सियासी हुकूमतों को भी कि अगर मैं अपने मफाद के लिए, वोट के लिए इस तबके को इस्तेमाल करता हूं और उनको खुली छूट देता हूं और उनको आज़ादी देता हूं तो ये नासूर बनेगा। और आज मुझे इस बात की भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर नॉन स्टेट एक्टर्स मुझे मुसल्लह जत्थों की सूरत में लड़वाऊंगा तो नुकसान मेरा होगा, ये मेरे घर में जरूर जंग आएगी, ये बात रुक नहीं सकती। अब सबक सीख लेना चाहिए ना। हम तो डरी हुई हुकूमतें हैं यार, मैं सच कहता हूं, डरी हुई हुकूमतें हैं।
کبھی ہم مولوی سے ڈرتے ہیں, کبھی ہم میڈیا سے ڈرتے ہیں, کبھی ہم وکیلوں سے ڈرتے ہیں. ہمیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جناب کبھی ہم نے یہ بات کہہ دی, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, پارلیمان کا فیصلہ ہے, ہم نے چھیڑا تو جس ملک کے علماء کھڑے ہو جائیں گے. او بھائی اگر درست فیصلہ ہے, کھڑے ہوتے ہیں تو ہو جائیں. اگر کوئی سیاسی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں تو ہو جائیں. اگر کوئی وکیل کھڑے ہوتے ہیں تو اگر سچ ہے تو بولو. مسئلہ یہ ہے کہ آج مجھے یہ بتا دیں, آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, پاکستان میں پوپا بنا, کیا پوپا کے تحت سیاسی کارکنوں کو تو پکڑ رہے ہو, پکڑو اگر کوئی ذمہ دار ہے تو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا کسی دہشت گرد ملا کو بھی پکڑا ہے؟ کیا کسی مدرسے والے کو بھی پوچھا ہے 90 دن میں رکھ کے کہ تمہارا سورس کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کاشف, لال مسجد ہے اسلام آباد میں, کیا لال مسجد والوں نے جو کچھ فساد کیا کسی نے پوچھا ہے ان سے آج تک؟ ان پہ پوپا کا استعمال ہوا ہے؟ سو سوال ہم اپنے اگر سینچریز بنا کے بیٹھے ہوں گے, کچھ میرے لیے اچھے, کچھ میرے اچھے فائٹر ہیں وہ آپ کے لیے برے ہیں, کچھ آپ کے اچھے فائٹر ہیں جو میرے لیے برے ہیں, اگر یہ پروکسیاں ہم اندر لڑتے رہیں گے تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. اور ہمیں کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہماری مسجد اور ممبر کا استعمال کیا ہو رہا ہے, میرے محلے میں جو مدرسہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ سب غلط ہے نا اس ملک میں. آپ یہی آپ کا نقطہ ہے نا کہ صرف اس کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے, اس کی ذمہ دار خالی فوج نہیں ہے, میں اور آپ بھی ہیں. میڈیا کے اندر کیا کچھ ڈیبیٹ ہوتی ہے, ٹھیک دیکھیں نا کاشف, ذرا غور کریں ہم کیا پڑھا رہے ہیں سوسائٹی کو. پورا رمضان کا مہینہ, یہ سحر کی نشریات, یہ افطار کی نشریات, کس طرف لے کے جا رہے ہو قوم کو بھائی؟ بزنس اپنی جگہ, میں تلخ باتیں کر رہا ہوں, مجھے اللہ میرا معاف کرے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, لیکن میرا کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو الٹیمیٹلی, ایک بات یاد رکھیے, کوئی مدرسے کا بندہ ہو, کوئی بڑا مبلغ ہو, وہ الٹیمیٹلی ٹھیک ہے وہ دہشت گرد کو کنڈیم کرے گا, وہ جو بم پھوڑنے والے ان کو کنڈیم کرے گا, لیکن اس کی میجورٹی میں اس کی سوچ اور اس کا دل ان کے ساتھ دھڑکے گا, کاشف عباسی اور قمر زمان کے ساتھ نہیں دھڑکے گا. سر یہ تو اٹس ان اے نٹ شیل واٹ ہی از سیئنگ, یہ پرابلمز ہیں آپ کے ملک کے. پھر بلیم گیم بھی شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کا آر گیو یو دی رسپانس فار دس. کیا ایجنسیوں کے پے رولز پر ہیں لوگ؟ کاشف اس میں میں یہی کہہ سکتا ہوں, میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا ہے, پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. یہ بڑی زیادتی ہے. پارلیمنٹ میں اگر کوئی یہ کہتا ہے, اگر ہم نے بڑا ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے کہ را اس میں ملوث ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کنیکٹ کر کے انالائز کر کے بات کرتے ہیں. بہت سارے شواہد بعد میں آئیں گے, لیکن ایک انیشل انالیسس ہوتا ہے. اور ایک آدمی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے را کی وکالت کی اور انہوں نے کہا کہ را پہ الزام لگانا یہ اس سے بات نہیں بنے گی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اندرونی طور پہ بھی دیکھنی ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ جی پے رول پہ لوگ موجود ہیں, تو آپ کے پاس شواہد بھی کوئی ہوں گے. اگر وہ شواہد موجودہ حکومت کو مانگ لینے چاہیے تو ایجنسیوں میں ایسے لوگوں کو پکڑ کے سزا دیں. دیکھیں نا حکومت, چلیں آپ واضح کر دیں, میری بات سنیں, میں بات کر رہا ہوں, آپ بات کو ہوا میں نہ لیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, کو بلا کے پوچھ سکتا آپ کے پے رول پہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہوتا نہیں نا پاکستان بھائی, میری بات سنو. چل پارلیمنٹ میں کوئی شواہد تو دے دے, آپ بلا کے پوچھ سکتے ہیں, یہ نہیں تو بات کی بات ہوگی. لیکن آپ کچھ شواہد سامنے لے آئیں گے تو کسی کو شرمساری کر سکیں گے. لیکن اگر شواہد نہ لے کے آئیں تو پھر وزارت قانون کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مقدمہ بنتا ان کے اوپر یا نہیں, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو منافرت پیدا کرتی ہیں. آپ ایک سیکنڈ, یہ جو سینکڑوں کے حساب سے کرنا چاہیے. اگر اجازت ہے میرے بریک سے پہلے کوئی کوٹ فرام قائرہ صاحب, بریک کے بعد آپ کنٹینیو کر لیجیے گا. میں صرف یہ کہوں گا, اگر کسی نے پارلیمان کے اندر کاشف, اگر کسی نے یہ آرگومنٹ کیا ہے تو اس کا مقصد شاید یہ نہیں ہوگا کہ وہ وکیل بنے گا. اگر وہاں کوئی غلطی ایکسٹریم پہ بات ہوئی ہے تو یہ بھی ایکسٹریم کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہاں کسی نے راہ کی وکالت کی. پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے سیاسی لوگ راہ کے وکیل نہیں ہیں یار. دنیا بھر میں ایجنسیاں موجود ہیں, طاقتور ہیں, پھر بھی وہاں ہو جاتا ہے ایسا. یہ نقطہ کوئی نیا نہیں ہے. ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. ایک سم ٹائمز یہ پاکستان میں یہ روش بھی ہے اور یہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ را پہ ڈال دو آسان سولوشن ہے, لیکن اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا. سوسائٹی میں کیا ہوا ہے, اس کا باہر اس کے اوپر بحث کہیں اور چلی جائے گی. تو یہ آسان سولوشن ہے کہ را پہ ڈال دو.
फिर कहूंगा कि अगर रॉ भी इस्तेमाल करेगी तो हमारे लोगों को इस्तेमाल करेगी। वो फटने वाला भी मेरा है, वो बम बनाने वाला भी मेरा, वो खुद को जैकेट बनाने वाला भी मेरा। ये ऐसे लोग बनाए क्यों? ऐसे लोग आपको अमेरिका में क्यों नहीं मिलते? कोई गोरा क्यों नहीं सर? हमारे लोग तो हमारी गोद के बच्चे हैं, उनको तो मोहब्बत प्यार दिया है ना सर, कि इनको भी किसी देखिए मसला ये सर, आप when you become so cynical about this, I'm not saying, देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इसके इल्जाम किसी हो सकते, हिंदुस्तान है, मैं मानता हूं हिंदुस्तान है, लेकिन हम वो लोग जो फटने को तैयार हैं, हमें वो नर्सरियां भी तो कहीं ना कहीं खत्म करनी है, वो भी तो पाकिस्तान की अपनी है। जो सफों में बैठे हैं आपकी, उनकी पहचान क्या है? कैसे आप पहचानेंगे उनको? आप आस्तीन का सांप ना कहें, उनको गोद के बच्चे मोहब्बत प्यार से पालें उनको। सर देखिए मेरा ख्याल है ये सिनिसिज्म होगा कि अगर इल्जामात सियासतदानों से फौज की तरफ जाए और फौज से सियासतदान की तरफ जाए। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वो अब ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा चैलेंज, आई स्टार्ट विद यू। बड़ा चैलेंज है हम अपने अंदर के हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं। दुश्मन ने तो करना है, रॉ ने करना है, अफगानिस्तान ने करना है, ईरान ने करना है, सऊदी अमरीकियों ने करना है, रशियंस ने करना है। हम क्या करें? क्या हमें जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए काशिफ साहब, हमने क्या करना है? हमने एक काइनेटिक ऑपरेशंस करने हैं इनके खिलाफ इमीडिएटली, जहां जहां पर ये अवेलेबल हैं। हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं। मैं आपको एक अर्ज यहां करता चलूं कि ये जो नेचर ऑफ वॉर है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपसे आपका दुश्मन $50 मिलियन के F-16 के साथ आप पे हमला आवर नहीं है। वो $8 मिलियन का कोई टैंक लेकर आप पे हमला आवर नहीं है। वो कोई $30 मिलियन के मिसाइल के साथ उसने क्वेटा में हमला करके उनको शहीद नहीं किया वकीलों को। सिंपल ऑपरेटिव है। एक 25,000 रुपए लेकर पाकिस्तानी सिक्का राइजुल वक्त उसने 20 करोड़ की आबादी में एक चलता फिरता बॉम्ब, वॉकिंग इंटेलिजेंट बॉम्ब, विच कैन सी, हियर, स्टॉप, इसका करें क्या? ये तो आप वो जो वो कर रहे हैं सर। मेरी आप मुझे कंक्लूड करने, जी जी, आप मुझे मेरा वक्त का, मैंने आखिरी सेगमेंट है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसके लिए आपको इमेजिनेटिव अंदाज में इंटेलिजेंस लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के तहत आना होगा। सोल्यूशन की तो बात कर रहे हैं। अब मैं सर एक हिस्सा था उसका। अगर इजाजत है मुझे 30 सेकंड्स ईच टू द रेस्ट में, मेरे पास इतना कम टाइम रह गया। कारा साहब वो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, हम सोच रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स या नहीं सोच रहे आउट ऑफ द बॉक्स? 30 सेकंड्स प्लीज। कश्यप, इस वक्त हम नहीं सोच रहे। मैं आज देख रहा हूं, अल्लाह करे आज भी हमारी हुकूमत और हमारी एजेंसियों को जिस तरह पेशावर के सामने ने चेंज किया, अब वहां पे हमारा नैरेटिव वो बदलने की जरूरत है और हमें अच्छे और बुरे को छोड़ के इस मजहबियत की यलगार को रोकना है। मजहब की नहीं, मजहबियत की इस यलगार को, नेगेटिविटी को बैरल कौमी रिस्पांस देना होगा। ये खाली ब्लेम गेम से नहीं काम चलेगा। कुर्द साहब, हम वो कर रहे हैं, बॉक्स सोच रहे हैं, सोल्यूशन है हमारे पास या हम उस तरफ नहीं जा रहे? देखें काशिफ साहब, अभी साहब हमारे दोस्त ने कहा कि दुश्मन जो चाहता था उसने वकीलों को जो अटैक करके डिस्परेट कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम वकील बाशऊर लोग हैं, इस मुल्क के अवाम बाशऊर लोग हैं। वकील एक डिसिप्लिन में एक ऑर्गेनाइजेशन से है। हम डिस्परेट नहीं है, हमको कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक, शौरी आदमी को कोई एक नहीं तोड़ सकता, ये बात ठीक है सर। उसके अपने हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं साहब, हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या सब? नहीं, जब हम ये चीखो पुकार करेंगे, आप करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत सही डायरेक्शन में जाए, जो कि हमारे नुक्ता निगाह से सही डायरेक्शन में नहीं है। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस स्टेज के ऊपर आप अपनी सफों में इत्तेहाद रखें, आप टूटते हुए नजर ना आए और आप तजावीज लेके आए ताकि हम किसी सिमत में बढ़ सकें। तजावीज लेके आए सर, टूटता नहीं।